जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि दोस्तों आप सब देख रहे हो, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट एग्जाम फिजिक्स के, जो कि आपका इलेक्टिव है आईएससी का थ्योरी क्वेश्चंस को। क्या टोटल के टोटल 10 ऐसे आपको मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ ना, जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और ये सारे के सारे VBI क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। PDF के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट इसका PDF है, आप टेलीग्राम से ले सकते हो, कोई भी इसका चार्ज नहीं है। और चाहो तो पूरी की पूरी आप क्वेश्चन को ऐसे लिख भी सकते हो, याद भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। टोटल टॉप 10 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन। और ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। आपको मालूम ही है कि 3 लॉन्ग टाइम बढ़ा देते हो तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलने वाला है। तो लॉन्ग सभी लोग छोड़ देते हैं। तो बहरहाल आज की इस वीडियो में ऐसे 10 लॉन्ग क्वेश्चन को ऐसे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, आंसर के साथ है, सिर्फ क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है, पूरा का पूरा मैंने आंसर इसमें दे रखा है, बना रखा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पिछली वीडियो में हमारी हो चुकी थी, आज हमारी बात है सब्जेक्टिव की। तो देख सकते हो सब्जेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा गॉस का नियम। तो ध्यान से पूरा देखिएगा। इसके पहले वीडियो में हम लोग ने ऑब्जेक्टिव देख लिया था, जो कि आपने ऑब्जेक्टिव का सेक्शन देखा। तो 2023 के लिए हम लोग अब लॉन्ग टाइप का सब्जेक्टिव देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गॉस के प्रमेय को लिखे, ध्यान से देखिएगा, बता नहीं रहे। सीधा आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है, गॉस के प्रमेय। तो सीधा इसको देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 12th बिहार बोर्ड का फिजिक्स का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जो प्रमेय है वो लिखें तथा स्थापित करें, सिद्ध भी कीजिए। आविष्ट समतल चालक के समीप स्थित बिंदु पर तीव्रता की गणना भी करें। एक ही में 3 क्वेश्चन है। और गॉस लॉ एक समझिए कि VBI और फिक्स क्वेश्चन होता है, बार बार पूछता है। ये इतना अगर प्रूफिंग ना पूछे चलेगा, लेकिन गॉस के प्रमेय को लिखे जरूर आएगा और स्थापित करें। ठीक है, 2 नंबर में आपको दे सकता है, 5 नंबर का नहीं दिया, 4 नंबर का नहीं दिया तो 2 नंबर दे देगा। और ये गॉस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता है। आंसर चलिए, ज़्यादा इसका आंसर ऐसे लॉन्ग है, मैं उतना आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि आंसर आपका इसमें PDF में होगा, आप पढ़ चुके हैं कहीं से, उसको जरूर से आपको समझ में होगा, थोड़ा सा बस रिकॉल कर लीजिएगा। देखिए गॉस के अनुसार, गॉस साहब क्या कहते हैं, गॉस के अनुसार किसी बंद क्षेत्र की विद्युतीय फ्लक्स, मतलब कि क्लोज्ड आपका जो विद्युतीय फ्लक्स है, उस क्षेत्र के आवेश का 1/ε0, इसको ε0 बोलते हैं, मालूम है ना, गुणनफल के बराबर होता है। गॉस लॉ के अनुसार जो भी बंद क्षेत्र होगा ना, उसका जो विद्युतीय फ्लक्स होगा, उस क्षेत्र के आवेश का जो 1/ε0 होगा, उसके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और गॉस लॉ को हम लोग इंडिकेट करते हैं फाई से, इसको बोलते हैं फाई, इसको बोलते हैं फाई। पेट फाड़ दीजिए, 0 का अंडा बना के, इसको बोलते हैं फाई। तो फाई से इंडिकेट करते हैं, तो फाई बराबर 1/ε0। तो ये गॉस समझ गए, गॉस लॉ। ठीक है, ये आप देख सकते हो, एक आपका इलेक्ट्रिक क्लोज्ड आपका फील्ड है, क्लोज्ड आपका है, इसमें आपका जो चार्ज है Q चार्ज रखा हुआ है, इसी के अंदर जो भी चार्ज है वो किसके गुणनफल के बराबर होता है, वो किसके गुणनफल के बराबर होता है, हमने बताया था, वो बराबर होता है 1/ε0। ठीक है, चलिए तो इसका फिगर यहां पर आप देख सकते हो। प्रमाण देखिए, प्रमाण करने को बोला था, देख सकते हैं कि चित्र में एक बंद क्षेत्र XY दर्शाया गया है। चित्र देख लीजिए, एक XY बंद क्षेत्र है, ये एक पूरा क्लोज सरफेस है। क्लोज्ड होना जरूरी है, गॉस लॉ के लिए क्लोज्ड होना जरूरी है। बंद सरफेस हो गया। ठीक है, इसके अंदर स्थित बिंदु O पे देख सकते हो, O देखा होगा। फिर R दूरी पर सतह पर कोई बिंदु P लिया गया है। देखिए O है यहाँ पे, O है यहाँ पे, O से R दूरी पर यहाँ सतह पर बिंदु P लिया गया है, P पॉइंट लिया गया है, वही आपको बताया। ठीक है, बिंदु P को घेरते हुए एक छोटे बंद क्षेत्र की कल्पना की जाती है, जिसकी क्षेत्रफल ds है। यदि बिंदु P पर विद्युत तीव्रता E हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड E हो, तो E = Q/4/ε0 r², फाई = E ds cos थीटा। उसको हम लोग तोड़ देते हैं। अब तोड़ने का जो उसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करते जाओगे तो आखिर में आपका फाई बराबर Q/ε0 आएगा, गॉस लॉ के नियम के अनुसार। ठीक है, अविष्ट समतल चालक के कारण तीव्रता। नेक्स्ट, इसी में जो तीसरा क्वेश्चन था, देखिए मैंने उतना इसको एक्सप्लेन करना इसलिए नहीं जरूरी समझा, क्योंकि आपने गॉस लॉ अपने से या किसी टीचर से जरूर पढ़ा होगा, अपने लैंग्वेज में पढ़ा होगा। मैं ये सिर्फ आपको नोट्स बता रहा हूँ कि आपको ऐसे याद करना है, लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर समझाने के लिए बोलिएगा तो वो न्यूमेरिकल के टाइप में आपको क्वेश्चन जरूर बताया जाएगा। चलिए
आविष्ट समतल चालक के कारण तीव्रता, आविष्ट समतल चालक के कारण तीव्रता। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्लोज सरफेस ले लिए। चित्र में आप देख सकते हैं समतल चालक दर्शाया गया है जिसका कि पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसको सिग्मा बोलते हैं। चालक के सतह के समीप अंदर एवं एक्स वाई से गुजरने वाला बेलन का क्षेत्रफल ds है। चूंकि बिंदु x आविष्ट सतह के अंदर स्थित है इसलिए इस पर तीव्रता का मान 0 होगा। यदि बिंदु y पर तीव्रता e हो तो phi=ds होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इक्वेशन नंबर 2 तक। यहाँ लास्टली इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको फाइनली E सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, जो कि यही आपका कूलम का प्रमेय कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक इसको आप जरूर देख लीजिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। किसी चालक के किसी चालक के स्थितिज ऊर्जा से क्या समझते हैं? स्थितिज ऊर्जा से क्या समझते हैं? आवेश वितरण में ऊर्जा ह्रास का व्यंजक प्राप्त करें। और आवेश वितरण में एक VBI क्वेश्चन है, ये भी एक VBI क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, किसी अनाविष्ट चालक को, ध्यान से देखिएगा, किसी अनाविष्ट चालक को आविष्ट करने में संपादित कार्य की चालक की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। समझ गए? अनाविष्ट चालक को, जो भी आपका अनाविष्ट चालक होगा ना, इसको आविष्ट अगर आप करने में जो भी संपादित कार्य लगता है वही ऊर्जा कहलाता है। कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब इसका मान देख लेते हैं। माना किसी चालक को Q आवेश देने से उसका विभव 0 से बढ़कर V हो जाता है। ठीक है, औसत विभव क्या है आपका? 0 + V/2 यानी कि V/2। ठीक है, अतः आवेश द्वारा संपादित कार्य क्या है? तो देखिए, W आवेश इंटू औसत विभव, इसको सॉल्व कीजिएगा तो पहला जो है Q इंटू V/2 हमारा आया था। पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/Q इंटू V, C Q/V। जहां पर आपका इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 से आप देख सकते हो PE बराबर 1/c V², जिसमें कि आप C निकाल सकते हैं। C निकाल चुके थे हम लोग ऊपर में। इसको समीकरण 1 को ऐसे सॉल्व करते करते जब आप देखोगे समीकरण 1 समीकरण 2 सभी को ऐड कर दोगे तो यही आएगा आपका 1/c1 V1², 1/c2 V2²। ठीक है, इतना करने के बाद फिर इसको आगे जब सॉल्व कीजिएगा तुलक की ऊर्जा के रूप में, तो ये फाइनली आपका जो आंसर आने वाला है बहुत ही लॉन्ग जाएगा, लेकिन इसका फाइनल आंसर ये आपका निकल के आएगा। डेल्टा E बराबर 1/c1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे C1 + C2। इसको आप याद रखेंगे। प्रूफिंग इसका आप कहीं ना कहीं से जरूर एक बार जरूर से आप ऐसे क्लास किए हैं तो उसका प्रूफिंग जरूर देख लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, वॉन डी ग्राफ जनरेटर क्या है? वॉन डी ग्राफ जनरेटर की बनावट एवं क्रिया का वर्णन करें। वैन डी ग्राफ जनरेटर कितने ही बार एग्जाम में पूछता है। VBI है विथ फिगर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दे रहा हूं, बहुत बार पूछता है मेरे भाई। वैन डी ग्राफ जनरेटर यह निम्न स्रोत से बहुत उच्च विभव प्राप्त करने की एक विद्युत स्थैतिक मशीन है। इससे 10,000 वोल्ट के स्रोत से कोई मिलिये वोल्ट का विभव प्राप्त किया जा सकता है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स तथा आयंस जैसे आवेशित कणों के त्वरित करने में किया जाता है। और मेरे प्यारे दोस्त, जो 5th नंबर क्वेश्चन होगा वो फिक्स है। 5वां नंबर जो इस वीडियो का क्वेश्चन होगा ना, वो 2023 एग्जाम के लिए फिक्स है, 2023 में आएगा ही आएगा। चलिए, यह निम्नलिखित 2 सिद्धांतों पर ये कार्य करता है। जो आपका वैन डी ग्राफ जनरेटर होता है उसका आपको प्रिंसिपल भी पूछता है, तो आप 2 उसका प्रिंसिपल होता है, याद रखिएगा। पहला, तीक्ष्ण नोक की क्रिया पर तथा आवेशित खोखला गोला के वाहे पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसी में आते हैं। इसकी बनावट क्या है? तो वैन डी ग्राफ जनरेटर के मुख्य भाग को चित्र में दिखाया गया है। इसे मुख्य रूप से एक विशाल खोखला धातु का गोला पृथ्वी सतह से कुछ ऊंचाई पर विषम विहित रूप स्तंभ S पर रखा होता है, जिसके केंद्र पर एक घिरनी यानी कि P1 जो आपका मोटर होता है ना, उसमें देखते होंगे घिरनी, तथा इसके जैसे ही दूसरी घिरनी P2 गोले से बाहर पृथ्वी सतह से नज़दीक लगा होता है। इन घिरनी से होकर एक पतला अचालक पदार्थ फीता गुजरता है, जिसे कि मोटर द्वारा घुमाया जाता है। B1 तथा B2 धातु की नुकीली कंघिया कॉम्ब फीता के इस फीते के पास लगी होती है। ठीक है, पुली के पास P1 के पास वाली कंघी B2 से स्प्रे कॉम B2 संग्राहक कंघी कहा जाता है। B2 धातु छड़ द्वारा गीला
गोला में M से जुड़ा रहता है। ये संपूर्ण व्यवस्था धातु एक प्रकोष्ठ सीसी भीतर होता है, ठीक है। गोला M एक धातु छड़ R से जुड़ा रहता है जिसका दूसरा सिरा प्रकोष्ठ से बाहर है। इस छड़ पर R उच्च विभव प्राप्त होता है, जो कि इसका आप बनावट देखिए, इसका वर्किंग भी है यहाँ पर, और ये उसका बनावट देख सकते हो। ये आपका जो मैंने बनावट ऊपर बताया, तो ये जरूर से जरूर आप उसको बनाएंगे, ठीक है। और इतना लिखेंगे तो आपको पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, पूरा का पूरा आपको 4 नंबर मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। संधारित्र क्या है? एक MVBI क्वेश्चन है, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। संधारित्र क्या है? यौगिक परावैद्युत वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। देख भाई, संधारित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैन डी ग्राफ जनरेटर से भी। तो संधारित्र क्या होता है देखिएगा, चालकों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी चालक की धारिता बिना बढ़ाए कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है। चालकों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी चालक की धारिता बिना बढ़ाए कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है, संधारिता कहलाता है। संधारिता समझ गए? जब समांतर प्लेट संधारिता के प्लेटों के बीच एक से अधिक पैराविद्युत माध्यम रखा जाता है तो इसे यौगिक संधारित्र कहते हैं। यौगिक संधारिता इसे कहते हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है मेरे प्यारे भाई, जरूर से जरूर इसको ऐसे याद कीजिएगा, बनाइएगा। धारिता के मान लिया समतल प्लेट पर संधारिता AB के प्लेटों के बीच स्थित हवा में T मोटाई का जिसका अपेक्षिक पराविद्युत ER रखा गया है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना ही होगा। जब सॉल्व करोगे फाइनलाइज आंसर, तो इसका आएगा C=A/D-T1-1/ER, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग प्यारे दोस्त 5 की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि 5 नंबर क्वेश्चन 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बायट-सेवर्ट नियम यानी कि बायट-सेवर्ट लॉ क्या होता है? बायट-सेवर्ट लॉ लिखें इस नियम की सहायता से, ठीक है, इस नियम की सहायता से आप इसको लिख सकते हैं। बायट-सेवर्ट लॉ के बारे में आपको बताना है। तो देख मेरे भाई, बता दिया क्या क्या आपको लिखना है बायट-सेवर्ट लॉ का। वृत्ताकार धारावाही तार के अक्ष पर सरल रेखीय धारावाही तार के कारण की बिंदु पर वृत्ताकार धारावाही तार के अक्ष की किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण कोई बल क्षेत्र की गणना करें। ये सारा चीज़ आपको निकालना है। और बायट-सेवर्ट लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसका PDF लेकर के आप जरूर से जरूर इसको याद करेंगे। बहरहाल बायट-सेवर्ट एवं लैप्लस नामक वैज्ञानिकों ने धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक गणितीय व्यंजक का प्रतिपादन किया, जिसे बायट-सेवर्ट लैप्लस का नियम कहा जाता है, ठीक है, जो खोजा था, जो कि यहाँ पर उसका फिगर देख सकते हो। ये बायट-सेवर्ट लॉ बनता है, जो कि यहाँ पर ये आपका थीटा दिया हुआ है R से P दूरी के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद बायट-सेवर्ट के अनुसार जो धारावाही चालक के अल्पांश dl द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र का मान dV निम्न बातों पर निर्भर करता है। क्या क्या? तो यहाँ पर उसका लिखा हुआ है, यह चालक से प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है, अर्थात D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। दूसरा, यह चालक के अल्पांश dl का समानुपाती होता है, इसमें भी D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। नेक्स्ट, इसी तरीके से इसका होता है फिर dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, उसके बाद होता है dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 R²। और जब इसका सॉल्व करोगे सारे को मिला करके, तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LDL साइन थीटा IDL साइन थीटा R², जिसमें कि आपका वैल्यू होता है K, जो कि यहाँ पर K आपका कांस्टेंट है। जब सॉल्व करोगे तो आपका निकलेगा μ0/4π IDL साइन थीटा R²। ये आपका बायट-सेवर्ट लॉ हुआ। वित्तधारा धारावाही तार के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना यहाँ पर लिखा हुआ है। चित्र में एक वृत्ताकार धारावाही तार दर्शाया गया है जिसकी त्रिज्या R एवं इससे प्रवाहित धारा है। तो इसको जब आप पढ़ोगे तो सारा का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हो, ये उसका आंसर है। तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सारा का मैंने तीसरा सारे का आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, सभी का प्रूफिंग दिया हुआ है। और इसका प्रूफिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन मेरे भाई, अगर इसका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, इस सारे का प्रूफिंग वीडियो एक बार जरूर आएगा, मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया ना, इन सभी का प्रूफिंग वीडियो एक बार आपके लिए जरूर आएगा, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसका प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या जनित्र का सिद्धांत सहित बनावट का वर्णन करें। एक MVBI क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए देखिए,
क्या होता है? तो यह एक प्रकार का प्रत्यावर्ती धारा का जो कहते हैं, यह एक प्रकार का आपका यंत्र होता है जिसके की हेल्प से, जिसके सहायता से हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, और इस यंत्र का, इस इक्विपमेंट की क्रिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। कोई डाउट? चलिए आगे कहता है, इसका सिद्धांत भी तो आपसे पूछा गया था। तो सिद्धांत कहता है क्या कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है तथा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये इसका क्या था, सिद्धांत था। आगे क्या कहता है, बनावट इसकी देख सकते हो आपका, ये इसका फिगर जरूर बनाओगे। एक आपका साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका कुंडली में K1 यहाँ है, K2 और C1 C2। चलिए आगे कहता है इसका बनावट। चित्र में प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या जनरेटर दर्शाया गया है। इसके बनावट को निम्न भागों में बांटा जाता है। बनावट को भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या क्या था? पहला आर्मोचर में बांटा है। तो क्या आर्मोचर होता है? तो यह तांबे के तार की एक कुंडली होती है आर्मोचर, जो कि आपने अभी देखा था ऐसे टाइप का तांबे की तार का, लेकिन वो स्क्वायर में था। बस फर्क इतना ही था कि वो स्क्वायर में था। ठीक है, तो ये तांबे का तार का कुंडली होता है। ठीक है, जो कि नरम लोहे के क्रोड पर लपेटी होती है। कुंडली में फेरों की संख्या बहुत अधिक होती है। कुंडली में जो आपको फेरों की संख्या होती है बहुत ज़्यादा होता है, ताकि जब इसे शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच में तेजी से घुमाया जाए तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का शिखर मान ऊंचा हो जाए, इसके लिए यूज़ करते हैं। आगे इसी का दूसरा आप देख सकते हो, क्षेत्र चुंबक यह एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक होता है जिसे विशिष्ट धारा द्वारा सक्रिय किया जाता है। यह नाल चुंबकों जैसा होता है जिसमें दोनों धुओं के बीच कुंडली को रखकर घूर्णित किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, चलिए आगे इसी का तीसरा आपका देख सकते हो, सी वलय एवं ब्रश कुंडली के सरे अलग अलग। ठीक है, सिरे अलग अलग विद्युत रोहित होते हैं। रोधित धातु के एक वलय C1 तथा C2 से जुड़े रहते हैं। आर्मोचर के घूर्णित होने पर ये वलय भी घूर्णित होते हैं। C वलय C1 या C2 के संपर्क में कार्बन ब्रुश K1 तथा K2 लगे होते हैं। इस ब्रुशों को संबंध दो पेचों से जुड़ा होता है, जिसके सहायता से विद्युतीय परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो उसका बनावट कंप्लीट मैंने बता दिया। ये आपका घिरनी, ये K1, ये K2, ये C1, ये C2। तो इसको बनाने के बाद आप इतना लिख दोगे, आपको पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 4 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट 7 की तरफ। कहता है डिस्क्राइब अ स्ट्रेच्ड वायर पोटेंशियोमीटर, कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स एंड डिटरमाइन EMF ऑफ एनी सेल बाय इट। एक आपका VBI क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश में भी आने वाला है, उसके लिए भी आप टेंशन ना लेना, इंग्लिश का वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। लॉन्ग आंसर है, बार बार बता दे रहा हूँ, लॉन्ग आंसर है, तो उतना आप उसको ध्यान से देखोगे तो ही आपका फायदा होने वाला। चलिए तो कहता क्या है, क्या बोला आपको, डिटरमाइन करना और कंपेयर करना है। ठीक है, चलिए तने तारों वाली विभव माप यानी कि स्ट्रेच्ड वायर पोटेंशियोमीटर, ठीक है, क्या होता है? इसके यंत्र में लकड़ी का एक आयताकार तख्ता रहता है। यह जब बना होता है, इसका बनावट बता रहा है कि ये कैसा बना होता है। तो इसमें लकड़ी का आयताकार तख्ता होता है, इस पर मैग्नीन या कॉन्स्पेंटेंट का तार बिछा रहता है। सभी तार का कॉन्स्पेंटेंट का तार बिछा रहता है। सभी तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल समान रहता है। तार को प्रायः 1 मीटर के पास 10 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। देख सकते हो ये उसका, ठीक है, 10 टुकड़ों में बांट देते हैं। एक टुकड़े का अंतिम भाग दूसरे के प्रारंभिक भाग से तथा दूसरे का अंतिम भाग तीसरे के प्रारंभिक भाग से, इसी तरीके से तीसरे का चौथे से, चौथे का पांचवें से जुड़ा होता है। तांबे की मोटी पत्ती द्वारा जुड़ा रहता है। पतले तार के शुरू छोर तथा अंतिम तार के अंत छोर को एक संयोजक पेच में तथा AB से जोड़ देते हैं। तख्ता पर तार के समांतर 1 मीटर स्केल 5 से जुड़ा रहता है, जो कि आपने देखा था थोड़ा पहले। उसके बाद तार के ऊपर एक जॉकी रहता है। जॉकी प्रायः त्रिकोण रहता है। इसका निचला छोर छुरधार यानी कि नाइफे जिसको बोलते हैं ना, छुरीधार रहता है। इस तार के समांतर
इस तार को समांतर खिसकाया जा सकता है। जॉकी को नीचे दबाने पर यह तार को स्पर्श करता है। इस स्पर्श बिंदु का पठन जॉकी के चिन्ह द्वारा किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त इस बात को याद रखेंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसका उपयोग क्या क्या, इसका उपयोग क्या होता है। तो देखिए, दो सेलों के विलंब बलों की तुलना करना, किसी सेल का विलंब बलों का मापना, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का ज्ञात करना, किसी सेल की धारा का मान ज्ञात करना, कम मान वाले प्रतिरोधी की तुलना करना, दो प्रतिरोधियों की तुलना करना, ये सारा का सारा इसका उपयोग होता है, ठीक है। इसका कंपेयर आप जब करोगे, दो सेलों के विलंब बलों की तुलना कंपेरिजन आप जब करोगे तो यहाँ पर जब भी आप कंपेयर करना तो ज़रूर से ज़रूर इसका फिगर बना करके कंपेयर करना, ताकि इसको आपको पूरा मार्क्स मिले। और कंपेरिजन इसका थोड़ा सा लंबा है तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। देखिए प्यारे दोस्त, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि क्वेश्चंस आपको मायने करते हैं। PDF से तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, और बाकी तो आप क्लास कहीं ना कहीं ज़रूर किए होंगे। इसीलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करता हूँ, आंसर पे उतना ज़्यादा नहीं। आंसर पे इसलिए मैं फोकस नहीं करता क्योंकि आपके पास क्वेश्चन चला गया तो आपने खुद उसको पढ़ा है, अपने लैंग्वेज में पढ़ा होगा। दूसरे का लैंग्वेज आप हो सकता है आपने अपने लैंग्वेज में पढ़ा हो तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है, इसीलिए मैं इतना ध्यान नहीं देता। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, और एस्टैब्लिश बिटवीन द रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, मोबिलिटी एंड करंट। आपको रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BVI कहलाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए कहता क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है, तो देखिए, किसी चालक को सेल से जोड़ते हैं, इसे इसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित होता है। चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र काम करने लगता है। इस इलेक्ट्रॉन के स्वतंत्र रहने के कारण इसका वेग लगातार बढ़ते रहना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि सब इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते में पॉजिटिव आयनों से टकराकर अपने वेग में तथा समान कर लेता है। इस निश्चित माध्य यानी कि मीन वेग को अनुगमन कहते हैं, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसे VD से सूचित किया जाता है, VD से इंडिकेट किया जाता है। तो यही था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आगे है मोबिलिटी क्या होता है, तो देखिए, इकाई विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों के यानी कि चार्ज कैरियर्स जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अनुगमन वेग कहते हैं, इसे म्यू से सूचित किया जाता है, यानी कि मोबिलिटी भी इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मान लिया कि विद्युत क्षेत्र E तथा ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, म्यू इक्वल्स टू VD/E। इसका SI यूनिट होता है मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। चलिए, अनुगमन वेग तथा धारा के बीच में संबंध यानी कि रिलेशन आपसे पूछा था, तो उसका बीच का रिलेशन जब आप निकालोगे, लॉन्ग प्रोसेस है, निकालेंगे देखेंगे तो आपको ज़रूर निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, रट्टा मार के जाना है, इसको मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइक्लोट्रॉन, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन या फिर व्हाट इज वैन डी ग्राफ जनरेटर, मैंने इसको पहले भी बता रखा है। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, डिस्कस इट्स कंस्ट्रक्शन, वर्किंग थ्योरी एंड लिमिटेशन, सब कुछ आपको बताना। और 5 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, तो देखिए, साइक्लोट्रॉन आपका एक ऐसा यंत्र है, यानी कि एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि उच्च गतिज ऊर्जा यानी कि प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन यानी कि अल्फा कण इत्यादि प्राप्त किया जाता है। यह उच्च ऊर्जा को त्वरित एक्सेलरेट करता है, इसीलिए इसे आवेशित कण त्वरित यानी कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर भी कहा जाता है। इसे लॉरेंस तथा लेविंस्टन ने बनाया था। कोई दिक्कत, साइक्लोट्रॉन को किसने बनाया था, तो लॉरेंस तथा लेविंस्टन ने। बनावट इसका क्या है, तो इसमें अंग्रेजी के D अक्षर के आकार का 2 खोखला बर्तन A तथा B होता है। इसके व्यास वाला किनारा समांतर रहता है, दोनों के बीच थोड़ी सी जगह खाली रहती है, इसलिए दोनों को D कहते हैं, ठीक है, दोनों को D कहते हैं, DEE। आगे इसका बनावट जब पूरा पढ़ोगे तो आपको इस तरीक़ा से दिखेगा, ज़रूर इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आते हैं लास्ट के तरफ, थ्योरी भी इसका सब कुछ मैंने इसमें दे रखा है। PDF आप इसका जब लोगे ना, PDF जब आप टेलीग्राम से लोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो देखोगे तो सब कुछ मैंने इसमें बना रखा है।
देखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये जितने भी अभी जो आपने 4 क्वेश्चन देखा उसमें से सबका बाप क्वेश्चन है। 5 नंबर के लिए एकदम ये फिक्स होता है, बहुत बार पूछता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसका वर्किंग बताइए, थ्योरी बताइए, फैक्टर्स बताइए, सेंसिटिविटी डिपेंड्स जिस पे करता है वो भी सब बताइए। सब कुछ मैंने इसमें लिख रखा है, जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपका एक तरह से गैल्वेनोमीटर है जो कि आर्सेनवल, डॉक्टर आर्सेनवल ने बनाया था। ठीक है, डॉक्टर आर्सेनवल ने बनाया था, इसलिए इसे आर्सेनवल गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। यह विद्युत धारा को मापने का सरल एक सुग्राही यंत्र है। इसका बनावट भी आप यहाँ पर देख सकते हो, बनावट हो गया, बनावट है पूरी तरीके से बनावट हो गया इसका। और बनावट के बाद आप जैसे इसको देखोगे, जैसे जहाँ से भी आपने देखा होगा, जरूर सॉल्व करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और इसके यूज़ से सारे जगह सेंसिटिविटी वगैरह भी इसमें निकाला हुआ है, सब कुछ निकाला हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ आप जब देखोगे, वीडियो ख़त्म हो चुका है, इससे ज़्यादा फिर मैं बताने वाला नहीं हूँ। मेरा मकसद है आपके पास क्वेश्चन पहुँचा देना, जैसे भी करके आप उसको बस दिमाग में रखें। हाँ देखिए, बार बार मैं कहता हूँ आंसर उतना ज़्यादा मायने नहीं करता, क्योंकि आपको आंसर खुद से लिखना है, आंसर आपको खुद से लिखना है। और आप इसको ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ें, तो वो आप जो पढ़ें, मैं उसको नहीं चाहता कि आपको माइंड डाइवर्ट हो। कोशिश कीजिएगा, आप अगर नहीं कहीं से पढ़े तब आप भले इसका PDF से कंप्लीट याद कर लीजिएगा, आपको 1 नंबर नहीं कटेगा, मैं ये बोलता हूँ 1 नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप जो पढ़े हैं आप उसको अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो आपका फ्यूचर में जो होगा आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आशा करते हैं कि वीडियो में कोई डाउट ना हो। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना यारो, मैं उस डाउट को जरूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, जो कि ऐसे मोस्ट प्रोबेबली आपका फिजिक्स नहीं तो बायोलॉजी का होगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, 2023 की एग्ज़ाम की तैयारी जम कर करते रहिए, और जो 900 क्वेश्चन का टारगेट है वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। और आपको एग्ज़ाम में 95% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते कि आपने वीडियो को पूरा देखा हो, क्वेश्चंस पूरे देखे हों। ठीक है, चलिए फिर से आपका शुक्रिया, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, और 2023 एग्ज़ाम में फोड़ कराइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।